तो वापस हम मीनिंग की चर्चा करते हैं। तो जब हिस्टोरिकल रिसर्च की मीनिंग की हम बात करते हैं तो मीनिंग पहले ही हमने कहा कि हम मीनिंग दो रेफरेंस में पढ़ते हैं, एक उसका जनरल मीनिंग पढ़ते हैं और एक उसका कॉन्सेप्चुअल या टेक्निकल मीनिंग देखने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल मीनिंग का मतलब है उसका साइंटिफिक मीनिंग। चूंकि रिसर्च एक साइंटिफिक प्रोसेस है तो हमेशा हमें अपने दिमाग में साइंटिफिक मीनिंग भी रखना होता है। अब वापस हम जनरल मीनिंग की बात करते हैं। जनरली जब हमें हिस्टोरिकल रिसर्च शब्द सुनाई पड़ता है तो मोस्टली हमारे मन में ये एक विचार आता है कि हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब स्टडी ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का अध्ययन। अर्थात इतिहास के जो विद्यार्थी हैं या जो हिस्ट्री सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं वही हिस्टोरिकल रिसर्च करते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिस्टोरिकल रिसर्च का संबंध केवल हिस्ट्री विषय से नहीं है, बल्कि हिस्टोरिकल रिसर्च लगभग हर सब्जेक्ट्स में होती है। इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती है, एजुकेशन में भी होती है, सोशल साइंसेस में भी होती है। हर एक डिसिप्लिन में जो है वो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब स्टडी ऑफ हिस्ट्री नहीं है, बल्कि हिस्टोरिकल रिसर्च एक टेक्निक्स है और ये टेक्निक्स है स्टडी ऑफ पास्ट की। स्टडी ऑफ पास्ट मतलब अतीत का अध्ययन, और अतीत तो हर विषय में है। लेकिन केवल इससे जनरल मीनिंग, केवल अगर हमसे कहा जाए कि भाई व्हाट इज हिस्टोरिकल रिसर्च, तो हम क्या, हिस्टोरिकल रिसर्च मींस स्टडी ऑफ पास्ट। लेकिन ये थोड़ा सा कम अच्छा अर्थ माना जाएगा। लेकिन अगर इसी में हम इसको इरेज करके कहें कि हिस्टोरिकल रिसर्च मींस स्टडी द मीनिंग ऑफ, study the meaning of past event, अर्थात अतीत से संबंधित घटनाओं के अर्थ का अध्ययन जब हम साइंटिफिकली करते हैं या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैं तो उसे ही हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। तो जब हमसे सामान्य शब्दों में कहा जाए कि भाई ऐतिहासिक शोध क्या है, तो हम कहें ऐतिहासिक शोध एक ऐसा शोध है जिसमें हम अतीत से संबंधित घटनाओं के अर्थों का अध्ययन करते हैं या अतीत से संबंधित घटना का अध्ययन करते हैं। लेकिन ये बहुत बेहतर नहीं है। बेहतर तरीका है कि जब हम उसको साइंटिफिकली समझने की कोशिश करें या उसका टेक्निकल मीनिंग देखने की कोशिश करें। अब अगर हम टेक्निकली हमसे कहा जाए कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, तो भाई अगर टेक्निकल मीनिंग साइंटिफिक मीनिंग माना जाता है, कहा जाता है, तो हम यहां पर भी कह सकते हैं कि भाई हिस्टोरिकल रिसर्च भी एक साइंटिफिक रिसर्च है, एक साइंटिफिक स्टडी है, एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें रिसर्चर जो है वो साइंटिफिकली पास्ट इवेंट्स का से संबंधित डेटा कलेक्शन करता है और फिर उस डेटा कलेक्शंस के बाद उस डेटा का क्रिटिकल एनालिसिस करता है और उस क्रिटिकल एनालिसिस के आधार पर कुछ फैक्ट्स ड्रॉ करता है। कहने का तात्पर्य कि ऐतिहासिक शोध एक ऐसा वैज्ञानिक शोध है जिसमें शोधकर्ता अतीत से संबंधित घटनाओं का या सूचनाओं का संकलन करता है और फिर उन संकलित
संकलित सूचनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए कुछ निष्कर्ष या कुछ तथ्य निकालता है या ड्रॉ करता है। अर्थात अगर हमसे एक स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जाए कि भाई ऐतिहासिक शोध क्या है बताइए जरा, तो हम कहेंगे कि ऐतिहासिक शोध एक ऐसा गुणात्मक वैज्ञानिक शोध है। गुणात्मक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। अर्थात हिस्टोरिकल रिसर्च एक ऐसा क्वालिटेटिव साइंटिफिक स्टडी या साइंटिफिक रिसर्च है जिसमें रिसर्चर पास्ट इवेंट्स से रिलेटेड या उसकी सराउंडिंग्स में जो इवेंट्स होती हैं उनका एक डेटा कलेक्शंस करता है और उस कलेक्टेड डेटा का क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए, कुछ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हुए कुछ कंक्लूजन्स या कुछ फैक्ट्स ड्रॉ करता है। अर्थात अतीत से संबंधित घटनाओं का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करके उनसे निष्कर्ष निकालने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया ही ऐतिहासिक शोध मानी जाती है या कही जाती है या कहलाती है। अब टेक्निकल मीनिंग में भी दो तरीके की वर्तमान में चर्चाएं निकल करके आती हैं। हम यहां पर जो चर्चाएं करेंगे वो दो तरीके से करते हैं। एक इसका क्लासिकल मीनिंग माना जाता है और एक मॉडर्न मीनिंग। दो तरीके से चर्चाएं यहां पर भी होती हैं जब हम टेक्निकल मीनिंग के बारे में बात करते हैं। जो अभी हमने अर्थ कहा कि अतीत से संबंधित या अतीत में घटित किसी भी घटना से संबंधित सूचनाओं का संकलन और उनका आलोचनात्मक या समालोचनात्मक विश्लेषण करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालने की वैज्ञानिक प्रक्रिया ऐतिहासिक शोध है, ये उसका परंपरागत या क्लासिकल या शास्त्रीय अर्थ कहलाता है। अर्थात प्रारंभ में ऐतिहासिक शोध को एक ऐसा शोध माना गया या कहा जाता था जहां पर हम केवल इतिहास को या अतीत में किसी भी घटना के कारणों को जानने का या उस घटना को समझने का या उस घटना को विश्लेषित करने का केवल वैज्ञानिक तरीके से प्रयास करते थे। लेकिन मॉडर्न रेफरेंस में या आधुनिक समय में ऐतिहासिक शोध केवल इतिहास में घटित किसी घटना का व्यवस्थित अध्ययन कर लेना मात्र ही नहीं माना जाता। हम सभी जानते हैं कि आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और आज के समय में भी हिस्टोरिकल रिसर्च बड़ी प्रासंगिक है। इसका कारण ये है कि हमारी जो आज समस्याएं हैं वो उन समस्याओं का समाधान क्या है या वो समस्याएं कैसे हल कर सकती हैं। क्या इस तरह की समस्याएं कभी अतीत में थी, और अगर अतीत में थी वो समस्याएं तो हमारे पूर्वजों ने उस समस्याओं को हल करने के लिए क्या साधन अपनाए। ये बड़ी जानने की प्रक्रिया है, क्योंकि इसको एक तरीके से आप ऐसे समझिए जरा कि हमें अतीत को जानना क्यों आवश्यक होता है और अतीत को जान लेने से हमें फायदा क्या होता है। व्हाई यानी रैशनल के बारे में वापस चर्चा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी चर्चा यहां पर कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर सोशल साइंस रिसर्च में कोई भी अगर प्रेजेंट में इंप्लीमेंटेशंस गवर्नमेंट के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा किया जाता है तो सोसाइटी किस चीज को अडॉप्ट करेगी। जैसे कि जब इंसान को ब्लड चढ़ाना होता है तो हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर पहले उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं और फिर उसका मैच्ड ब्लड ग्रुप ही उसके अंदर चढ़ाते हैं, नहीं तो रिएक्शन हो जाएगा, उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। ठीक इसी तरह से सोसाइटी भी एक एलाइव ऑर्गेनिज्म है, और अगर सोसाइटी के अंदर कोई भी चीज ऐसी इंजेक्ट की जाएगी फ्रॉम द गवर्नमेंट या फ्रॉम द सोसाइटी, वो अगर उसके डीएनए में नहीं है या उसके कल्चर में नहीं है तो सोसाइटी उस चीज को इजीली अडॉप्ट नहीं करती है या उसको रिफ्यूज कर देती है। तो उसकी डीएनए क्या है, उसके रूट में क्या है सोसाइटी के, जब हम वो जान लेते हैं और उसके फेवरेबल कोई चीज इंप्लीमेंट करते हैं तो सोसाइटी बहुत ज्यादा उसका विरोध नहीं करती और इजीली वो चीजें धीरे धीरे सोसाइटी के चलन में आ जाती है, सोसाइटी उसको अडॉप्ट कर लेती है। ठीक इसी तरीके से हिस्टोरिकल रिसर्च में भी जब प्रेजेंट की कोई प्रॉब्लम होती है और उस प्रेजेंट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
बिना उस सोसाइटी के या उस सोशल फिनोमेना के का जो डीएनए है उसको इंटरप्रिटेट किए, उसको चेक किए बगैर हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो कई दफा हमारे सॉल्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो बहुत हमें अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे पाते या सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। इसीलिए हिस्टोरिकल रिसर्च इस बात पर गौर करती है कि हम उस सोसाइटी को पहले जान ले, उस सोसाइटी के डीएनए में क्या है, ताकि जब भी हम कुछ चीज उस पर इंप्लीमेंट करें तो वो चीज इजीली उस सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल हो। तो मॉडर्न रेफरेंस में अगर हम वापस चर्चा करने आते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च की, तो जब भी हम प्रेजेंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए पास्ट में जाते हैं, अभी जैसे कोरोना एक बीमारी है, तो एक छुआछूत की बीमारी है, हम सभी जानते हैं। तो अब क्या अतीत में इस तरह की कोई समस्या हुई है कभी किसी कंट्री में? इस पर स्टडीज चल रही हैं, कई सारी स्टडीज, हमें पता भी चले कि भाई प्लेग आया था या स्पेनिश फ्लू आया था, तो उसको कैसे कंट्रोल किया गया था। तमाम जानकारियां धीरे धीरे हमारे पास न्यूज़पेपर्स के माध्यम से या सोशल मीडिया के थ्रू हम सभी ग्रहण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है या इस तरह की चीजें हैं, ये ऐसा अचानक से नहीं आ गई है। ये कहीं ना कहीं जब अतीत में इस तरह की हमारे फोरफादर्स को प्रॉब्लम्स हुई थी, तो उस तरह की प्रॉब्लम्स को उन लोगों ने सॉर्ट आउट करने के लिए तमाम ऐसी चीजें आई हैं जिनको हमने अडॉप्ट किया है और आज उस पर चर्चा। ऐसा नहीं कि हम अपनी वर्तमान समस्या के लिए केवल अतीत पर ही निर्भर करते हैं, हम अपनी वर्तमान समस्या को हल करने के लिए बहुत एक खुला दृष्टिकोण अपनाते हैं और ज्यादा कारगर और प्रभावी तरीके खोजने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान भी करते हैं। लेकिन कई दफा जब हम अपनी वर्तमान समस्या का समाधान वर्तमान में नहीं ढूंढ पाते, तो फिर हम अपनी वर्तमान समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमें अतीत में जाना पड़ता है और हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अतीत में किस तरह की कोई समस्या हुई थी, और अगर हुई थी तो हमारे अतीत के लोगों ने इस समस्या को कैसे सुलझाया। तो जब हम मॉडर्न मीनिंग के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर जो पहली बात आती है कि ऐतिहासिक शोध एक ऐसा शोध है जहां पर हम वर्तमान समस्या के समाधान के लिए वर्तमान समस्या से संबंधित अतीत की किसी घटना का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं, उनके उससे संबंधित आंकड़ों को संकलित करते हैं और उनके आलोचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा वर्तमान समस्या के लिए प्रासंगिक समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। तो दो मीनिंग हम लोगों ने डिस्कस किए टेक्निकली, एक क्लासिकल मीनिंग और एक मॉडर्न मीनिंग। क्लासिकल मीनिंग का मतलब है कि जब भी हम पास्ट इवेंट्स का साइंटिफिकली डेटा कलेक्ट करते हुए उसका क्रिटिकल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस करते हुए कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, तो उसे ही हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। अर्थात जब भी अतीत से संबंधित किसी घटना का वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित ढंग से प्रदत्त संकलन करते हुए संकलित प्रदत्त का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो उसे ही हम ऐतिहासिक शोध कहते हैं। लेकिन अगर आधुनिक संदर्भों में हम ऐतिहासिक शोध की बात करें, तो ऐतिहासिक शोध एक ऐसा वैज्ञानिक शोध है जिसमें वर्तमान की किसी समस्या के अध्ययन के लिए अतीत से संबंधित घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन करते हुए संकलित आंकड़ों का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए कुछ निष्कर्ष निकाले जाएं जो वर्तमान समस्या के हल के लिए प्रासंगिक हो। इस तरह के अध्ययन को भी हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। तो आई होप आपने मीनिंग समझ लिया होगा। जनरल मीनिंग का मतलब है स्टडी द मीनिंग ऑफ पास्ट इवेंट, अर्थात अतीत से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करना ही हिस्टोरिकल रिसर्च है। जब हम टेक्निकल मीनिंग की बात या साइंटिफिक मीनिंग की बात करते हैं, तो उसमें दो मीनिंग समझने की कोशिश करिए। एक क्लासिकल मीनिंग जिसका संबंध केवल और केवल किससे है, पास्ट से, और एक मॉडर्न मीनिंग है जिसका संबंध हम प्रेजेंट से जोड़ सकते हैं। यानी यहाँ पर हम वर्तमान की समस्या के समाधान के लिए अतीत का अध्ययन करते हैं, यहाँ पर हम अतीत को ही जानने का वैज्ञानिक प्रयास करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हिस्टोरिकल रिसर्च
जन्म कब लेती है या इसका ओरिजिन कब होता है। तो मीनिंग जानने के बाद हम एक दूसरी चर्चा यहां पर करते हैं कि ओरिजिन ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च कब होता है। कब हिस्टोरिकल रिसर्च स्टार्ट होती है या हिस्टोरिकल रिसर्च की संभावना कब बनती है, तो हम उसके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं, उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। तो पहला ही पॉइंट अगर हम यहां पर बात करते हैं, कई सारे बिंदु हो सकते हैं जहां पर हम हिस्टोरिकल रिसर्च के ओरिजिन्स की संभावना बनती है। जैसे अभी हमने क्लासिकल और मॉडर्न मीनिंग लिया और इन्हीं दो मीनिंग से ही हम ओरिजिन्स निकाल सकते हैं। जैसे पहला हमने क्लासिकल मीनिंग में कहा कि जब भी हमें अतीत के अध्ययन की आवश्यकता महसूस होती है या अतीत का हम वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते हैं, तो वहां हिस्टोरिकल रिसर्च काम करती है। तो इसका मतलब पहली ओरिजिन है कि जब रिसर्चर के मन में एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो अपने पास्ट को जानने की या पास्ट इवेंट्स को समझने की या उसको जानने की, तो वहां से ही एक संभावना बनती है हिस्टोरिकल रिसर्च के डेवलप होने की। तो पहला कारण है कि जब हमें अपने पास्ट इवेंट्स को अंडरस्टैंड करने की या उसको जानने की क्यूरियोसिटी आए, पहला पॉइंट, अर्थात जब एक डिजायर हो, डिजायर टू अंडरस्टैंड any past events, पहला उत्पत्ति। लेकिन केवल एक इच्छा या आकांक्षा या जिज्ञासा ही नहीं कारण होता है ऐतिहासिक शोध का। कभी कभी बहुत सारे ऐतिहासिक शोध हो चुके होते हैं, बहुत सारी घटनाओं पर हो चुके होते हैं, लेकिन जब उस अतीत से संबंधित घटना पर कोई एक नया तथ्य सामने आ जाता है या कहीं से कोई नई बात पता चल जाती है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं अतीत के बारे में। जैसे कि अगर हम एजुकेशन के स्टूडेंट होने के नाते अगर हम बात करें हिस्टोरिकल रिसर्च की, कि जैसे हम कंट्रीब्यूशन ऑफ यूजीसी के बारे में बात करें, एस्टैब्लिशमेंट कंट्रीब्यूशन या उसकी पृष्ठभूमि में बजवाने कहें कि उसका एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, उसने क्या क्या काम किया या उसने भारत की उच्च शिक्षा में क्या योगदान दिया। अगर हम इस मुद्दे पर चर्चा करें और एक हिस्टोरिकल रिसर्च की संभावना को बनाए वहां पर, तो भाई सभी तथ्य आए कि भाई एक रिसर्च आए कि भाई इसने ये किया है या यूजीसी ने हमारी भारतीय शिक्षा में या भारत के विश्वविद्यालय या महाविद्यालय शिक्षा में योगदान दिया है। एक कोई स्टडी है, उसने ये निष्कर्ष निकाला, लेकिन एक दूसरी स्टडी आ गई जिसने कहा नहीं नहीं ये सब तो नहीं किया उसने। मतलब दो विरोधाभासी अतीत से संबंधित किसी भी घटना के बारे में दो विरोधाभासी तथ्य जन्म ले लिए। अब हम किसको सही मान लें? तो एक क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए ही एक क्रॉस वेरिफिकेशन हमें करना पड़ेगा कि अतीत से संबंधित वो जो दो विरोधाभासात्मक तथ्य या बातें सामने आई उनमें से किस पर हम विश्वास करें और किस पर ना करें। इसके लिए हमें फिर से एक स्टडी डेवलप करनी पड़ेगी और वो वहां पर एक संभावना बनेगी हिस्टोरिकल रिसर्च की। अर्थात अगर कारण नंबर 1 हमसे पूछा जाए हिस्टोरिकल रिसर्च का या डेवलपमेंट पॉइंट पूछा जाए, तो पहला हम ये बताएंगे कि जब अतीत की किसी भी घटना के संदर्भ में जानने की या समझने की जिज्ञासा शोधकर्ता के अंदर उत्पन्न होती है, तब वो ऐतिहासिक शोध करता है। दूसरा, जब शोधकर्ता के सामने इतिहास से संबंधित कोई विरोधाभासी तथ्य उत्पन्न हो जाता है, तो वो ऐतिहासिक शोध करने की कोशिश करता है। या फिर इतिहास के बारे में कोई नया तथ्य सामने आता है लेकिन वो विरोधाभासी नहीं है,
कोई एक तथ्य सामने आता है और वह उस तथ्य को और विस्तार देना चाहता है, उस संदर्भ में भी वो शोध करने की एक संभावना बनती है हिस्टोरिकल रिसर्च की। तो ये दो पॉइंट जो है वो क्लासिकल से है और एक तीसरा पॉइंट मॉडर्न से भी है कि भाई जब हमारी वर्तमान की कोई समस्या है और उस वर्तमान से संबंधित अतीत में कोई घटना घटी है तो हम उस वर्तमान समस्या के समाधान के लिए अतीत से संबंधित किसी घटना का वैज्ञानिक विश्लेषण करके वर्तमान की उस समस्या का समाधान करते हैं, तो वहां पर भी एक हिस्टोरिकल रिसर्च की संभावना बनती है। तो मीनिंग और उसके ओरिजिन्स के बारे में अब तक हम लोगों ने चर्चा की है यहां पर। अब इसके बाद जो पॉइंट निकल करके आता है वो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का, क्या विशेषताएं हैं या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा अगर हम करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एग्जाम में सीधे आपको इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखिएगा, इससे आपके एग्जाम में इससे काफी चीजें निकल करके आती हैं। तो अगर हमसे हिस्टोरिकल रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा की जाए तो पहली बात है हिस्टोरिकल रिसर्च ऑलवेज रिलेटेड टू पास्ट। हमेशा ये अध्ययन अतीत का ही करती है। हालांकि हम इसमें वर्तमान और भविष्य शब्दों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये उसकी उपादेयता है, इसका संबंध जो है वो हमेशा ऑलवेज रिलेटेड टू पास्ट। हाँ, इसका कंट्रीब्यूशन या इसका उपयोगिता वर्तमान और भविष्य से संबंधित हो सकता है, लेकिन यह रिसर्च हमेशा अतीत पर ही होती है। दूसरी बात, ये अध्ययन होता हमेशा वर्तमान में है और जिस भी घटना के बारे में या जिस भी अतीत के बारे में ये स्टडी होती है उस अतीत का ये पूर्ण अध्ययन करने का दावा नहीं करते। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी हिस्टोरिकल रिसर्च किसी पास्ट इवेंट्स पर हुई है तो वो उस इवेंट की ओवरऑल स्टडी है। ध्यान रखें, कई दफा एग्जाम में पूछा गया कि ऐतिहासिक शोध अतीत का तो अध्ययन करती है, लेकिन क्या वो अतीत का संपूर्ण या एक होलिस्टिक स्टडी होती है? तो कभी भी नहीं, ये हमेशा इनकम्प्लीट स्टडी मानी जाती है। कभी भी हिस्टोरिकल स्टडी को या हिस्टोरिकल रिसर्च को एक कंप्लीट स्टडी नहीं कहा जाता। ये कभी भी ये दावा नहीं करती है कि मैंने उस अतीत की उस घटना का या उस विशेष प्रकरण का या फिनोमिने का मैंने संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। ये कभी भी ऐसा दावा नहीं करती, अर्थात ये है क्या, एक इनकम्प्लीट स्टडी है, एक इनकम्प्लीट स्टडी, अर्थात उस फिनोमिने का या उस इवेंट्स के संपूर्ण अध्ययन का दावा नहीं करती है। तीसरी बात यहां पर आपको ध्यान में रखनी है कि ये कभी भी उस घटना से संबंधित व्यक्तियों का अध्ययन नहीं करती, बल्कि उस घटना से संबंधित जो तथ्य होते हैं या जो दस्तावेज होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों पर अध्ययन करती है, उन आंकड़ों के आधार पर अध्ययन करती है। क्योंकि हालांकि इसमें ह्यूमन का पार्टिसिपेशन हो सकता है और वो ह्यूमन उसके जेन्युइन विटनेस भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर कोई भी न्यूमेरिकल डेटा नहीं आता है कि हम उस घटना में भाग लेने वाले व्यक्ति से कोई क्वेश्चनर भरवा लें या उससे कोई शेड्यूल भरवा लें और उसके आधार पर, हाँ, इंटरव्यू उसका हो सकता है। लेकिन ज्यादातर जब हम अतीत पर जाते हैं तो अतीत की उस घटना में भाग लेने वाले व्यक्तियों का या तो सर्वथा अभाव होता है या उनकी पहचान बड़ी मुश्किल होती है। हाँ, उस अतीत की घटना के बारे में वर्तमान में जो उपलब्ध
दस्तावेज होते हैं या जो आंकड़े होते हैं या जो फिजिकल एनालिसिस होती हैं या अवशेष होते हैं, उनके आधार पर यहाँ पर एक रिसर्च जो है वो डेवलप की जाती है या प्रोसीड की जाती है। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन होता है वो या इंटरेक्शन होता है वो स्टडी सब्जेक्ट के साथ नहीं होता था, not possible interaction but possible interaction with study subjects। क्यों नहीं होता? क्योंकि बेसिकली ये रिसर्च जो होती है डॉक्यूमेंट बेस्ड होती है या एनालिसिस बेस्ड होती है। तो तीन बातें आपको यहाँ पर अभी तक हमने बात की कि इस अध्ययन का संबंध केवल अतीत से है। ये अध्ययन अतीत की उस घटना के संपूर्ण का होने का दावा नहीं करती है। दूसरा, ये अतीत की घटना से संबंधित व्यक्तियों के साथ इस शोध में एक डायरेक्ट इंटरैक्शन नहीं होती है, बल्कि उस अतीत से संबंधित जो दस्तावेज या आंकड़े होते हैं या जो रिकॉर्ड्स होते हैं, उन रिकॉर्ड्स के आधार पर ही ये अध्ययन आगे बढ़ता है या अध्ययन संपूर्ण होता है या कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगर हम हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में कुछ और पॉइंट्स निकालने की कोशिश करें तो हिस्टोरिकल रिसर्च केवल हिस्ट्री में नहीं होती है, ये सारे सब्जेक्ट्स में होती है। ये भी एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मानी जा सकती है। हिस्टोरिकल रिसर्च एक आर्टिस्टिक स्टडी नहीं है बल्कि एक साइंटिफिक स्टडी है। हिस्टोरिकल रिसर्च एक क्वांटिटेटिव स्टडी ना होकर के क्वालिटेटिव स्टडी है, अर्थात इसमें केवल डॉक्यूमेंट्स का या जो डेटा होता है वो न्यूमेरिकल ना होकर के टेक्सचुअल फॉर्म में या डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में होता है, इसलिए ये क्वालिटेटिव स्टडी है। तो मुख्य बातें जो हम लोगों ने अब तक समझी कैरेक्टरिस्टिक्स में अंतर, तो पहला यह एक क्वालिटेटिव स्टडी है, दूसरा यह एक साइंटिफिक स्टडी है, तीसरा इस स्टडी का संबंध केवल पास्ट से है, चौथा ये स्टडी पास्ट के कंप्लीट स्टडी का दावा नहीं करती है, छठा ये स्टडी पार्टिसिपेंट्स के साथ डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं करती बल्कि उस पास्ट इवेंट से संबंधित डॉक्यूमेंट एंड एनालिसिस के आधार पर ही ये स्टडी परफॉर्म होती है। ये कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। सीधे एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, पूछे जाते हैं। अब इस स्टडी में जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजें हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो जानने के बाद, वो होता है सोर्सेस या डेटा, सोर्सेस ऑफ डेटा। क्योंकि जब हमने व्हाट के रेफरेंस में बात की थी तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमने सोर्सेज ऑफ डेटा या डेटा सोर्सेज के बारे में बात की थी। तो अब हमारी चर्चा जो है वो प्रदत्त जो के स्रोतों पर चर्चा होती है, अर्थात सोर्सेज ऑफ डेटा। सोर्सेज ऑफ डेटा, क्योंकि रिसर्च में डेटा सबसे महत्वपूर्ण होता है, बैकबोन ऑफ द रिसर्च डेटा ही होता है। अब जब हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा शब्द जैसे ही ध्यान में आता है कहीं ना कहीं हमारे मन में नंबर्स या स्टैटिस्टिकल जो इंफॉर्मेशन ध्यान में आने लगती है। लेकिन इस रिसर्च में कोई भी स्टैटिस्टिकल आंकड़ा नहीं होता है, बल्कि जितने भी आंकड़े होते हैं वो सब डॉक्यूमेंटेड या एनालिसिस फॉर्म में होते हैं। अर्थात अगर हम यहाँ पर सोर्सेस ऑफ डेटा की करें, चूंकि यहाँ पर अतीत में जाकर के शोधकर्ता को आंकड़े एकत्रित करने होते हैं, तो और जो आंकड़ों की प्रकृति होती है, जो नेचर ऑफ डेटा होता है यहाँ पर, वो डेटा कैसा होता है? क्वालिटेटिव होता है।
और उस क्वालिटेटिव डेटा में भी बेसिकली दो तरह की चीजें हैं, या तो वहां पर वो डॉक्यूमेंट होता है, या तो वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या एनालिसिस होते हैं, अवशेष होते हैं, यानी हम इनको फिजिकल कह सकते हैं, फिजिकल मटेरियल्स कह सकते हैं। जैसे कोई धातु है या किसी किले का कोई टुकड़ा है या कोई पेपर है, तमाम और भी चीजें इस पर वापस चर्चा करेंगे। तो डेटा का जो नेचर है वो बेसिकली क्वालिटेटिव, इसीलिए ये क्वालिटेटिव रिसर्च बनी। और जो भी यहाँ पर डेटा पर नेचर होता है वो डॉक्यूमेंट्स या एनालिसिस के फॉर्म में होता है, अर्थात सॉफ्ट फॉर्म में एंड हार्ड फॉर्म में। डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है और एनालिसिस का मतलब एक हार्डवेयर। पेपर को भी सॉफ्टवेयर माना जाता है, बुक सॉफ्टवेयर है, इसीलिए हम इनको यहाँ पर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दो तरीके का डेटा यहाँ पर होता है। सॉफ्टवेयर का मतलब यहाँ पर जितना भी प्रिंटेड है, बेसिकली इसको आप ऐसे समझें। कभी भी अगर आपसे रिसर्च में कहा जाए कि प्रिंटेड मटेरियल को हार्डवेयर माने या सॉफ्टवेयर माने, तो प्रिंटेड मटेरियल जितना भी होता है उसको सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। अब जो सोर्सेस ऑफ डेटा रखा गया है हिस्टोरिकल रिसर्च में, बेसिकली वो दो तरीके का है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी सोर्सेस, एंड सेकंड है सेकेंडरी सोर्सेस। यानी प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े, दो ही तरह के आंकड़े होते हैं। यहां पर आंकड़ों की, अभी जब हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा की तो वहां पर केवल हमने ये बताने का प्रयास किया कि उसकी प्रकृति क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है। तो प्रकृति दो तरह की होती है, या तो आंकड़े हार्डवेयर फॉर्म में होते हैं या आंकड़े सॉफ्टवेयर फॉर्म में होते हैं। लेकिन आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं ऐतिहासिक शोध में, या टाइप्स ऑफ डेटा की जब हम बात करते हैं, तो हिस्टोरिकल रिसर्च में टाइप्स ऑफ डेटा दो तरह का होता है, या तो वो प्राइमरी सोर्सेस कहलाता है या सेकेंडरी सोर्सेस कहलाता है, यानी प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा। लेकिन बेसिकली यहाँ पर प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा शब्द इस्तेमाल ना हो करके प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज शब्द इस्तेमाल होता है। प्राथमिक और द्वितीयक का मतलब क्या है, अब जरा यहां पर हम चर्चा करते हैं। प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस का मीनिंग क्या है। हिस्टोरिकल रिसर्च में प्राइमरी सोर्सेस का मतलब है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन या एक तरीके से विटनेस ऑफ इवेंट भी कहा जा सकता है। विटनेस ऑफ इवेंट मतलब घटना का गवाह, अर्थात वो व्यक्ति जिसने अतीत की उस घटना में स्वयं भाग लिया था या वह उस घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित था। तो जब भी सूचना उस व्यक्ति से प्राप्त हुई होती है जिस व्यक्ति ने उस घटना में भाग लिया होता है या वह उस घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद होता है, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो रचित सूचना या निर्मित सामग्री होती है, उस तरह की समस्त सामग्री को हम प्राइमरी सोर्सेस कहते हैं। और प्राइमरी सोर्सेस बड़े महत्वपूर्ण होते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में। तो बेसिकली अगर हमसे प्राइमरी की बात करें, यानी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन या विटनेस ऑफ इवेंट की भी बात हम करते हैं। विटनेस ऑफ इवेंट्स का मतलब है कि वह व्यक्ति जो उस घटना में स्वयं भाग लिया था। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें कि भाई कोई सैनिक है या जो फ्रीडम फाइटर्स है, अगर हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं या जिन्होंने उस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, यदि वो हैं और उनके पास जाएं और उनसे उस घटना का वृत्तांत सुने या उनका इंटरव्यू ले और उससे जो चीजें निकल करके आएंगी, तो वो हमारी प्राइमरी सोर्सेस कहलाएंगे। अब सेकेंडरी सोर्सेस का मतलब है यहाँ पर सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन।
फर्स्ट हैंड यानी जिसने नई गाड़ी ली, सेकंड हैंड मतलब जिसने उसको इस्तेमाल किया और फिर दूसरे को दे दिया। सेकेंडरी सोर्सेस का मतलब है एक मिडिल मैन, यानी अगर हम इसको बात करें तो सेकेंडरी सोर्सेस का मतलब क्या है, एक मिडिल मैन, बीच का आदमी। और ये मिडिल मैन किसके किसके बीच बना, यानी जो हमारा ओरिजिनल विटनेस है, ओरिजिनल विटनेस और इधर जो हमारा कंज्यूमर यानी जो रिसर्चर है। तो जब कंज्यूमर और ओरिजिनल विटनेस के बीच एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है, या उस व्यक्ति से यानी एक मिडिल मैन से जब रिसर्चर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है अतीत की, तो उसको ही हम सेकेंडरी सोर्सेस कहते हैं। तो प्राइमरी सोर्सेस का मतलब हुआ ओरिजिनल विटनेस ऑफ इवेंट या घटना का जो मौलिक गवाह है या उसका प्रत्यक्षदर्शी है, जब उससे कोई सूचना प्राप्त होती है, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी, किसी की आत्मकथा है, तो वो क्या है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम प्राइमरी। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स की चर्चा करेंगे एग्जाम में, यहां से भी सीधे सीधे एक पूछ लिया जाता है कि भाई जैसे सेंसस है या जनगणना रिपोर्ट है, वो किस तरीके का सोर्सेस है। तो रिसर्च में यहाँ से जो हिस्टोरिकल रिसर्च से संबंधित टॉपिक में यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सोर्सेज ऑफ डेटा या डेटा सोर्स के बारे में या सोर्सेज के बारे में, वो पहला प्रश्न पूछा ये जाता है कि प्राइमरी सोर्सेज कहते किसे हैं या सेकेंडरी सोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कहेंगे कि प्राइमरी सोर्सेज। ध्यान रखें कि कभी कभी प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा शब्द भी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन बहुत कम। ज्यादातर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस वर्ड ही हिस्टोरिकल रिसर्च में। अगर रिसर्च में एग्जाम में कभी क्वेश्चंस आए कि हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए विच वर्ड्स इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, प्राइमरी सोर्सेस और प्राइमरी डेटा, तो आप प्राइमरी सोर्सेस शब्द इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जब प्राइमरी डेटा शब्द हम इस्तेमाल करने लगते हैं तो प्राइमरी डेटा का मतलब होता है कि वो आंकड़ा जो वर्तमान में ही उत्पन्न हुआ है, बल्कि यहाँ पर जो दस्तावेज होते हैं वो अतीत से होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम सोर्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि व्यक्ति को जा करके उन चीजों को संकलित करता, वो रिसर्चर स्वयं उसको प्रोड्यूस नहीं करता। खैर, तो प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज मतलब समझ में आ गया। ओरिजिनल विटनेस ऑफ द इवेंट्स प्राइमरी सोर्स कहलाएगा, एंड जो सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है या सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशंस होती है उसे हम सेकेंडरी सोर्सेस कहते हैं। यानी सेकेंडरी सोर्सेस एक मिडिल मैन की तरह होता है जो ओरिजिनल विटनेस और कंज्यूमर या रिसर्चर के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है या उनके बीच काम करता है। अब प्रश्न आता है कि क्या हिस्टोरिकल रिसर्च में प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों सोर्सेस से डेटा लिया जाता है रिसर्चर के द्वारा, या किसी एक डेटा से ही काम चल जाता है। ध्यान रखें कि रिसर्चर को प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करना होता है अपने रिसर्च में, और प्राइमरी सोर्सेस ज्यादा वैलिड और रिलायबल माने जाते हैं इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी डेटा। लेकिन हम सेकेंडरी डेटा तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पर्याप्त मात्रा में प्राइमरी डेटा नहीं मिल पाता है। अब जरा इनके एग्जांपल्स की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यही एग्जांपल से सीधे सीधे जो है वो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो एक कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा को, या प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज को समझने में। तो एक तरफ हम लिखते हैं प्राइमरी सोर्सेज, और एक तरफ लिखते हैं सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस, जैसे कि मान लीजिए एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी आत्मकथा है, तो जाहिर सी बात है ये ओरिजिनल विटनेस है। अगर मैं अपनी आत्मकथा हम लिखें तो हमें ही सारी जानकारी है ना, तो वो ज्यादा प्राइमरी मानी जाएगी। लेकिन
जब कोई व्यक्ति बायोग्राफी लिखता है, जैसे कि महात्मा गांधी पर बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी, तो बायोग्राफी क्या है? बायोग्राफी एक थर्ड पर्सन के द्वारा किसी पर्सन के बारे में लिखा गया एक डॉक्यूमेंट होता है। तो ये क्या हुआ? एक सेकेंडरी सोर्स हुआ। तो ऑटोबायोग्राफी एक प्राइमरी सोर्स हुआ, क्योंकि वो ओरिजिनल व्यक्ति यानी व्यक्ति स्वयं अपने बारे में लिखता है, जबकि बायोग्राफी यानी जीवनी होती है, यानी आत्मकथा एक प्राथमिक स्रोत है, लेकिन जीवनी प्राथमिक स्रोत नहीं, द्वितीयक स्रोत है, क्योंकि जीवनी या बायोग्राफी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में लिखी गई सूचनाएं होती हैं यहां पर। इसी तरीके से मान लीजिए कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या स्पीच रिकॉर्डिंग, तो वो क्या है? प्राइमरी सोर्सेस है, लेकिन उस वीडियो रिकॉर्डिंग या स्पीच रिकॉर्डिंग के बिहाफ पर एक डॉक्यूमेंट्री बना दी गई, डॉक्यूमेंट्रीज बना दी गई, तो वो क्या कहलाएगी? सेकेंडरी सोर्स कहलाएगी। किसी व्यक्ति की, मान लीजिए किसी व्यक्ति के लेटर हैं या उसकी डायरी है या उसका मान लीजिए फेस ब्लॉग्स है, तो वो उसका प्राइमरी सोर्स है। लेकिन उसके लेटर, डायरी और ब्लॉग्स के बिहाफ पर, जैसे हमने कहा कि अभी चेतन भगत ने एक बुक लिखी है, तो उस बुक में उन्होंने 2000 से लेकर के 2018-19 तक जो उन्होंने अपने ब्लॉग्स लिखे थे, उन ब्लॉग्स पर या जो उन्होंने अपने कुछ डायरी लिखी थी, उस डायरी के बिहाफ पर उस चीज को उन्होंने लिखा वहां पर एक दूसरे व्यक्ति की मदद की सहायता से। तो अब किसी व्यक्ति के लेटर, डायरी या जो उसके ब्लॉग्स हैं, वो तो उसके प्राइमरी सोर्स। अब ध्यान रखें कि ब्लॉग शब्द केवल ध्यान इसलिए यहाँ पर व्यक्ति का अपना पर्सनल ब्लॉग। अब किसी व्यक्ति ने किसी घटना के बारे में ब्लॉग लिखा कि जैसे तमाम घटनाएं घटती हैं कि भाई 370 हटा, तो उस 370 हटने के बारे में एक व्यक्ति ने न्यूज़पेपर पे अपना एक आर्टिकल लिखा, तो वो आर्टिकल प्राइमरी सोर्स नहीं है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन के द्वारा लिखा गया। उस व्यक्ति ने इधर उधर की किताबों से पढ़ा या टीवी देखा या न्यूज़पेपर देखा या अपनी समझ का इस्तेमाल करके उस घटना के बारे में अपना ओपिनियन दे देगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो उसका सेकेंडरी सोर्स कहलाएगा। अर्थात यहां पर ये पर्सनल ब्लॉग्स के बारे में बात की जा रही है, ध्यान रखें पर्सनल ब्लॉग्स हैं, लेकिन अब इन्हीं के आधार पर कोई एक टेक्स्ट बुक लिख दी गई, टेक्स्ट बुक लिख दी गई, तो वो सेकेंडरी सोर्सेस बन गया। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई एक रिसर्च की और एक रेफरेंस बुक लिखी, यानी उसने रेफरेंस बुक लिखी, जैसे कि थॉर्नडाइक ने एनिमल इंटेलिजेंस नामक अपनी थीसिस लिखी, तो वो उनका क्या था? ट्रायल एंड एरर थ्योरी पर जो था वो उनका अपना मौलिक कार्य था, तो वो उनकी रेफरेंस बुक है, संदर्भ। तो रेफरेंस बुक जो है वो प्राइमरी सोर्सेस कहलाएंगे। इसीलिए जब कोई समस्या आती है, किसी टॉपिक पर कोई दुविधा होती है, तो हम लोग रेफरेंस बुक की तरफ दौड़ते हैं। मार्केट पर जो मिलती है वो किसी की ट्रांसलेटेड बुक्स होती हैं, या उन्होंने अपनी कई 10-15 बुक्स कलेक्ट की और उसमें से कट पेस्ट करके अपने बुक्स लिख दी, तो वो बुक्स कभी भी प्राइमरी सोर्स नहीं होता है, वो सेकेंडरी सोर्स होता है। इसीलिए जब चैलेंज होता है तो टेक्स्ट बुक की इंफॉर्मेशंस को कोर्ट लीगल नहीं मानता, वहां पर रेफरेंस बुक दी जाती है। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स का मतलब चाहे वो कोर्ट का जजमेंट हो या जनसंख्या की रिपोर्ट हो या मार्कशीट्स हो या कोई भी गजटेड लेटर हो, ये जितने भी सरकारी दस्तावेज होते हैं वो सारे के सारे प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। लेकिन जब उन प्राथमिक स्रोतों के आधार पर या उन गवर्नमेंट दस्तावेज के बारे में कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखता है या किसी न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल छपता है
तो वो हमेशा सेकेंडरी सोर्स माना जाता है। ठीक इसी तरीके से जैसे किसी व्यक्ति ने कोई पोयम लिखी या कोई नॉवेल लिखा तो वो प्राइमरी सोर्स है, लेकिन अब उस पोयम या उस नॉवेल के बारे में कोई टीवी पर कमेंट आया या किसी न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन में कोई चीज छपी तो वो क्या हुआ, सेकेंडरी सोर्स कहलाया। ठीक इसी तरीके से एक रिसर्च है, वो रिसर्च अपने आप में फंडामेंटल है, लेकिन उसी रिसर्च में जो उसने रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर दिया वो उसका क्या है, सेकेंडरी सोर्स है, क्योंकि उसने कई दूसरे स्टडीज को देखा और उनका समराइज करके उसको अपनी स्टडी में लिखा। तो जो रिव्यू होते हैं या जो जर्नल्स होते हैं, जो रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते हैं, ये सब हमारे सेकेंडरी सोर्सेज के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। तो मुख्यतः आपको ध्यान में रखना है ये कि जो आंकड़े होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, इनमें बड़ा क्लोज रिलेशन होता है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। बस ध्यान आपको रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पर जिनकी चर्चा की जा सकती है, लेकिन समय अभाव के कारण हम उसकी चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको बस एक चीज, इसको रटना नहीं है, केवल समझना, ध्यान में रखना है कि जब भी आपसे कोई भी एग्जाम्पल पूछा जाए कि क्या दिस इज अ प्राइमरी या सेकेंडरी, तो आप ये देखिए कि क्या ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है या ओरिजिनल विटनेस ऑफ इवेंट के द्वारा फ्रेम की गई है या निर्मित की गई है। तो जब किसी भी घटना में भाग लेने वाले व्यक्ति या उस घटना के समय उस घटना स्थल पर उपस्थित व्यक्ति के द्वारा कोई भी एक सूचना संकलित या निर्मित की जाती है तो उस सूचना को हम प्राथमिक सूचना कहते हैं। सेकेंडरी सोर्सेस का मतलब जब किसी सूचना किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, एक मिडिल मैन के द्वारा डेवलप की गई होती है, जो उस घटना में भाग नहीं लिया होता है, लेकिन उसने किसी से कहीं सुना या किसी माध्यम से उस घटना के बारे में उसको कुछ जानकारी हुई और उस घटना के आधार पर उसने अपने विवेक का और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उस सूचना को निर्मित किया या संकलित किया, तो वो उसका सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। जैसे अगर हम एक रिसर्चर है, उसने स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट किया, स्टैटिस्टिकल डेटा संकलित किया, तो वो प्राइमरी है। मान लीजिए उसने प्राइमरी स्टूडेंट्स पर कोई स्टडी की, प्राइमरी स्टूडेंट्स पर एक दूसरा रिसर्चर कोई स्टडी करने जा रहा, भले ही उसके वेरिएबल मिलते जुलते हैं, तो उसने उन अपने आंकड़ों को उस दूसरे व्यक्ति को दे दिया, तो पहले व्यक्ति के लिए तो वो प्राइमरी सोर्स हुआ, लेकिन दूसरे रिसर्चर के लिए, क्योंकि एक रिसर्चर ने उस आंकड़े को इस्तेमाल कर लिया है और इस्तेमाल करने के बाद उसने थर्ड पर्सन को दिया या दूसरे पर्सन को दिया, तो उसके लिए वो सेकेंडरी हो गया। तो ये सापेक्षता है, प्राइमरी हमेशा प्राइमरी नहीं रहता, सेकेंडरी हमेशा सेकेंडरी नहीं रहता, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी, तो इस आई होप कि इसको आपने समझा होगा। फिर से एक बार हम इसको समराइज करते हैं। अब तक की हमारी जो चर्चा हुई है आज के टॉपिक पर, वो ये था कि हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च को 3 रेफरेंस में समझने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट, व्हाई और हाउ। व्हाट के अंतर्गत हम उसका मीनिंग और मीनिंग के अंतर्गत जर्नल और उसका टेक्निकल मीनिंग पढ़ा, टेक्निकल के अंतर्गत उसका हम क्लासिकल और मॉडर्न मीनिंग पढ़ा, उसके बाद उसकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। फिर दूसरे प्रमुख बिंदु पर हम डेटा सोर्सेस की बात करें या सोर्सेस ऑफ डेटा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो नेचर ऑफ डेटा होता है बेसिकली 2 तरीके का होता है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, हार्डवेयर का मतलब फिजिकल मटेरियल्स या रेलिसेस के फॉर्म में, जिसके अंतर्गत हम अवशेषों की बात करते हैं, लकड़ी है, धातु है, मिट्टी है, पत्थर है, तमाम और भी चीजें उसके अंतर्गत आ सकती हैं, उसकी चर्चा बाद में हम लोग करेंगे। हाँ, अब प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस मतलब प्राइमरी का मतलब ओरिजिनल विटनेस ऑफ इवेंट्स एंड सेकेंडरी का मतलब है सेकेंडरी सोर्स या मिडिल मैन ऑफ द इवेंट्स। तमाम एग्जांपल्स की चर्चा हुई और वो एग्जांपल प्राइमरी और उस प्राइमरी से संबंधित जो सेकेंडरी है वो क्या हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई मस्तिष्क में आपके आए कि भाई ये क्या होगा, प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, केवल अपने आप से ये सवाल करें कि क्या वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है या सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है। अगर वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है तो डेफिनेटली वो प्राइमरी सोर्सेज में कंसीडर होगा, और वो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है तो वो सेकेंडरी सोर्सेज के अंतर्गत कंसीडर होगा। जैसे कि अब इंटरव्यू है
तो इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है, किसी की रिकॉर्डेड इंटरव्यू है, तो जाहिर सी बात है वो प्राइमरी में है, क्योंकि वो हमने कहा ना कि कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग या स्पीच रिकॉर्डिंग है या घटना का जो है सीसीटीवी फुटेज है, या इसीलिए जब कोई सीसीटीवी फुटेज है या तमाम और भी चीजें हैं या जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे जब हम मीटिंग करते हैं, उनका इंटरव्यू, उनसे इंक्वायरी लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसके आधार पर जो सूचनाएं मिलती हैं वो सारी की सारी जो है वो प्राइमरी के, हाँ एनालिसिस जितने भी होते हैं वो भी प्राइमरी के अंतर्गत ही कंसीडर किए जाते हैं। अब यहां पर प्रश्न ये आता है कि जो सेकेंडरी, क्या जो प्राइमरी है वो कभी सेकेंडरी बनता है? तो हिस्टोरिकल रिसर्च में जो प्राइमरी सोर्सेज है, जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई वाल्मीकि रामायण, तो जो वाल्मीकि रामायण है वो क्या कहलाएगा, वो हमारा ओरिजिनल सोर्स है, लेकिन उसके आधार पर तमाम और रामायण बनी, वो सब सेकेंडरी सोर्सेस हैं। जो तुलसीदास रचित रामचरितमानस है वो ओरिजिनल सोर्स है, लेकिन उसके आधार पर तमाम गोरखपुर प्रेस, दुनिया और भी तमाम पब्लिकेशंस हैं वो रामचरितमानस का पब्लिकेशंस करते हैं, तो वो सभी रामचरितमानस जो है वो एक टेक्स्ट बुक की तरीके हैं और वो सब सेकेंडरी सोर्सेस के अंतर्गत कंसीडर किए जाएंगे। अब तो प्राइमरी सोर्स हमेशा प्राइमरी रहता है, ध्यान रखिए, कभी भी, हाँ एक स्टैटिस्टिकल डेटा ही एक ऐसा है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जितनी भी चीजें हैं, अगर हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का या सिविल कोर्ट का कोई जजमेंट है, तो अगर वो दस्तावेज है, ओरिजिनल कॉपी है वो, या किसी की रजिस्ट्री है या किसी की पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो वो हमेशा ओरिजिनल है, वो कभी नहीं बदलेगी। किसी की वसीयत है तो वो कभी नहीं बदलेगी, किसी का प्रशस्ति पत्र है, सर्टिफिकेट है, वो कभी नहीं बदलेगा। तो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में या एनालिसिस फॉर्म में जो प्राइमरी चीजें होती हैं वो ऑलवेज प्राइमरी ही होती हैं, वो कभी सेकेंडरी नहीं होती। हाँ, एक स्टैटिस्टिकल डेटा ही एक ऐसा डेटा है, लेकिन चूंकि स्टैटिस्टिकल डेटा का हिस्टोरिकल रिसर्च में इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करते। लेकिन स्टैटिस्टिकल डेटा जिस रिसर्चर ने स्वयं ग्राउंड पर जाकर के कलेक्ट किया उसके लिए तो प्राइमरी है, लेकिन एक व्यक्ति है वो ग्राउंड पर जाकर के इंफॉर्मेशन ले आता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, फिर वो किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर देता है, तो वो जिस व्यक्ति ने ग्राउंड पर जाकर के उसको कलेक्ट किया उसके लिए तो प्राइमरी है, लेकिन वो व्यक्ति जिसको उसने ट्रांसफर कर दी उसके लिए वो प्राइमरी नहीं है, वो सेकेंडरी है। लेकिन चूंकि न्यूमेरिकल डेटा हिस्टोरिकल रिसर्च में कंसिडरेबल नहीं है, इसलिए हम इस पॉइंट्स को हटाते हैं। तो इसका मतलब है कि हिस्टोरिकल रिसर्च में प्राइमरी ऑलवेज कंसिडर्ड एज प्राइमरी, ही विल नेवर चेंज इन अ सेकेंडरी। लेकिन अब दूसरा प्रश्न, क्या जो सेकेंडरी है वो हमेशा सेकेंडरी होगा? चलिए, प्राइमरी तो हमेशा प्राइमरी रहा, लेकिन क्या सेकेंडरी हमेशा सेकेंडरी होगा? बिल्कुल नहीं। हिस्टोरिकल रिसर्च में सेकेंडरी डेटा एक प्राइमरी डेटा के रूप में भी कंसीडर हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाता है। अब कैसे? आइए जरा एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ या द्वितीय विश्व युद्ध पर कोई एक डॉक्यूमेंट्री है, एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी, तो वो क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर एक डॉक्यूमेंट्री है, वो डॉक्यूमेंट्री प्राइमरी है या सेकेंडरी है? जाहिर सी बात है, डॉक्यूमेंट्री किसी व्यक्ति ने बनाई होगी तो वो आज बनी है तो वो उस समय उपस्थित है, यानी वो एक सेकेंडरी सोर्स होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर बनी डॉक्यूमेंट्री जो है वो एक सेकेंडरी सोर्स है। क्लियर? लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो हिस्टोरिकल इवेंट्स पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की रिसर्च कर रहा है, या कि डॉक्यूमेंट्री, हिस्टोरिकल इवेंट्स की डॉक्यूमेंट्री कैसे बनाई जाती है। ध्यान से समझिएगा जरा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है और वो डॉक्यूमेंट्री सेकेंडरी सोर्स है। एक ऐसा रिसर्चर है जो हिस्टोरिकल इवेंट्स पर, ऐतिहासिक घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाने
की रिसर्च कर रहा है कि कैसे डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है, और उसने उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर बनाई हुई उस डॉक्यूमेंट्री को इस्तेमाल किया या उस डॉक्यूमेंट्री को उसने कंसीडर किया, तो उसके लिए क्या वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है? तो चूंकि वो बहुत पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर यानी 1945 के आसपास की घटना है और उस पर वो डॉक्यूमेंट्री मूवीज इनिशियल दशक में बन गई हो, 1960-70 के दशक में बन गई थी, तो वो उस समय अब उसने उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डॉक्यूमेंट्री जो है वो कंसीडर की, तो वो उसके लिए तो प्राइमरी हो गया। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर कोई स्टडी करने जा रहा है तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर स्टडी कर रहा है, तो वॉर पर बेस्ड वो डॉक्यूमेंट्री उसके लिए सेकेंडरी है। लेकिन एक ऐसा रिसर्चर जो डॉक्यूमेंट्रीज पर रिसर्च कर रहा है और विशेष रूप से हिस्टोरिकल इवेंट्स डॉक्यूमेंट्री इवेंट्स पर हिस्टोरिकल इवेंट्स बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज पर रिसर्च कर रहा है, उस रिसर्चर के लिए वो डॉक्यूमेंट्री प्राइमरी है। इसका मतलब यही हुआ कि जो सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं वो सेकेंडरी सोर्सेस हमारे रिसर्च क्वेश्चंस पर बेस्ड होते हैं, पर प्राइमरी सोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकेंडरी ऑलवेज नॉट सेकेंडरी, समटाइम्स सेकेंडरी सोर्सेस may be work as a प्राइमरी सोर्स। तो ध्यान रखें एग्जाम की दृष्टि से ये दो बातें कि इन हिस्टोरिकल रिसर्च प्राइमरी ऑलवेज एज प्राइमरी बट सेकेंडरी ऑलवेज वर्क्स नॉट एज सेकेंडरी। समटाइम्स सेकेंडरी सोर्सेस मे बी वर्क एज अ प्राइमरी सोर्सेज, बट ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे रिसर्च क्वेश्चंस क्या है। तो सोर्सेस ऑफ डेटा के बाद जो चर्चा होगी वो होगी क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा या आंकड़ों का आलोचनात्मक मूल्यांकन या उनका आलोचनात्मक विश्लेषण, लेकिन उसकी चर्चा हम एक दूसरे वीडियो में करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। तो अब तक जो हम लोगों ने आज चर्चा की उसको एक बार हम फिर कंसाइज करते हैं, उसको समराइज करते हैं। आज हम लोगों ने रिसर्च टाइप्स के अंतर्गत, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत हिस्टोरिकल रिसर्च की चर्चा की, और हिस्टोरिकल रिसर्च में हमने व्हाट के रेफरेंस में ही बेसिकली हमारी चर्चाएं रही, और उस व्हाट के रेफरेंस में हमने मीनिंग पढ़ा, मीनिंग के अंतर्गत उसका जनरल मीनिंग पढ़ा, टेक्निकल या कॉन्सेप्चुअल मीनिंग पढ़ा, और उस कॉन्सेप्चुअल मीनिंग के अंतर्गत हम लोगों ने क्लासिकल मीनिंग और उसका मॉडर्न मीनिंग पढ़ा। तो उसके बाद हिस्टोरिकल रिसर्च की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की। कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ डेटा के बारे में बात किया, जहां पर हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो नेचर का डेटा देखा, और फिर टाइप्स के अंतर्गत प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस की चर्चा की, और प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच के रिलेशनशिप की भी चर्चा की। रिलेशनशिप ये है कि प्राइमरी हमेशा प्राइमरी रहता है और सेकेंडरी हमेशा सेकेंडरी नहीं होता। सेकेंडरी कभी कभी प्राइमरी सोर्सेस के रूप में भी काम करता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो अपने कमेंट्स करिए। मैं अगले वीडियो में आपकी जो अब तक की टॉपिक पर डिस्कशन है उसकी आपकी क्वेरीज को कंसीडर करूंगा, और साथ ही साथ अगला जो फेज है इस टॉपिक का क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।